आज हम सारे के सारे लोग मिलकर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे मना रहे हैं। थोड़ी सी बात उनके बारे में करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं और वीडियो क्वालिटी बिल्कुल ठीक है? आप सबसे पहले बताएं और उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड विशेस। ओके, वॉइस इज नॉट सो क्लियर। इज द वॉइस क्लियर नाउ? अब वॉइस क्लियर है एकदम? ओके, चलिए। आखिरी क्लास में हम पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत के बारे में, मेडिवल इंडिया पार्ट। वॉइस अब ठीक होगी मेरे ख्याल से। ओके, ऑल गोइंग ओके। एतिका जैन, थैंक यू सो मच। वॉइस क्लियर नहीं है, अब क्लियर होनी चाहिए मेरे हिसाब से। सर बियर्ड क्यों ट्रिम करा ली? घर की खेती है, दोबारा आ जाएगी यार। बियर्ड तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, दोबारा से आ जाएगी। अगली क्लास में जब मैं आऊंगा तो फिर दोबारा से वो उसी पोजीशन में पहुंच जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट क्लास में हम मेडिवल इंडिया में दिल्ली सल्तनत पार्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हम पहली डायनेस्टी गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने कुछ सुल्तानों के बारे में पढ़ा था। इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर कैकुबाद या कैमुर्स तक हमने पढ़ा था स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद, उसके बाद हमने शुरू किया था खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश, जिसमें हम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में पढ़ चुके थे। एंड वी वर ऑन अलाउद्दीन खिलजी। हम सब जानते हैं आज राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, नेशनल टीचर्स डे है ना, दिस इज नेशनल टीचर्स डे। और इंटरनेशनल टीचर्स डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर द बर्थडे ऑफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हम सब जानते हैं हमारे देश के सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट और दूसरे प्रेसिडेंट हुए हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और जब 1954 में हमने शुरुआत की थी भारत रत्न देने की, तो भारत रत्न 1954 में ही 3 लोगों को दिया गया था, जिसमें सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाले ही कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सेकंड भारत रत्न वाज सी राज गोपालाचारी एंड द थर्ड वन वाज सीवी रमन। तो हम उन्हीं के बर्थडे पर हर साल शिक्षक दिवस मनाते हैं या नेशनल टीचर्स डे। और टीचर्स डे के ही उपलक्ष्य में आज बाई चांस मेरी क्लास लगी है, जिसमें हम पढ़ रहे थे मेडिवल इंडिया में दिल्ली सल्तनत पार्ट। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और आगे जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। लास्ट टॉपिक विच वी वर डिस्कसिंग वाज दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत, जिसको हम पढ़ रहे थे 1206 से लेके 1526 तक। 1206 से लेकर 1526 तक का जो पार्ट है वही कहलाता है दिल्ली सल्तनत, जिसमें हम पढ़ रहे थे दिल्ली के सुल्तानों के बारे में। शशि कुमार शर्मा, एंशिएंट इंडिया। यस, एंशिएंट इंडिया में जो जो चीजें आपको पढ़नी है वो सारी की सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ जो साउदर्न डायनेस्टीज हैं, है ना, उनके बारे में आप नहीं पढ़ेंगे एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। जो हम एंशिएंट में, वैसे वैसे अगर हम बात करें एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको सिर्फ 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं एंशिएंट में: बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्य डायनेस्टी और उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी। जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एसएससी के क्वेश्चंस, जिससे पूछे जाते हैं। बाकी कुछ और जो डायनेस्टीज हैं, है ना, वो बहुत रेयर डायनेस्टीज हैं और बहुत रेयर चांसेस हैं वहां से कोई भी सवाल किए जाने के। इसलिए संभावनाएं, है ना, वहां से बेहद ना के बराबर हैं। इसीलिए हमने वही टॉपिक्स और वही चीजें डिस्कस की हैं और वही चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं और करेंगे, जो एग्जैक्टली exactly और जो स्ट्रिक्टली, है ना, रेलेवेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, आपके पेपर के लिए। अदरवाइज, है ना, आप हिस्ट्री को पढ़ना चाहेंगे, अगर हिस्ट्री को आप पूरा डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो उसमें कई साल का समय लगेगा। तो हमें कई साल का समय नहीं लगाना, वी हैव शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें हमें एसएससी के लिए जितनी भी चीजें हैं, है ना, वो हमने कवर करनी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे खिलजी डायनेस्टी या खिलजी वंश के बारे में। And the ruling period of Khilji dynasty was 1290 to 320.
और इसमें हम पढ़ रहे थे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। फ्रॉम 1296 टू 1316 ये रूलिंग पीरियड है अलाउद्दीन खिलजी का। हमने बात कर ली थी कि अलाउद्दीन खिलजी ही दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने स्थायी सेना या स्टैंडिंग आर्मी रखनी शुरू की थी, और इसी ने अपनी सेना में वेतन देने की भी शुरुआत की थी। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के ही दरबारी कवि अमीर खुसरो नामक व्यक्ति हुआ करते थे, है ना। और अमीर खुसरो जो थे, हम सब जानते हैं, उन्हीं को तोताए हिंद कहा जाता है या पैरेट ऑफ इंडिया। अलाउद्दीन खिलजी जब 1298 में 1298 में अपने गुजरात अभियान गुजरात मिशन पर गया था, तो वहीं से वो एक स्लेव खरीद कर लाया था 1000 दिनार में, जिसका नाम था मलिक काफूर। और मलिक काफूर को ही उसने अपना कमांडर इन चीफ या सेनापति बनाया था। और यही मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के सारे मिशंस किया करता था। लेकिन चित्तौड़ मिशन 1303 ईस्वी में जो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, उसमें अलाउद्दीन खिलजी खुद गया था, मलिक काफूर और अमीर खुसरो भी साथ गए थे, क्योंकि ये मिशन था चित्तौड़गढ़ की महारानी पद्मावती को हासिल करने के लिए, जिसे वो हासिल नहीं कर पाया क्योंकि रानी पद्मावती ने जौहर कर लिया था। यहां तक चीजें हम सारी की सारी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इन 1306 अलाउद्दीन खिलजी started his South India mission। 1306 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना दक्षिण भारत अभियान शुरू किया, और इसका दक्षिण भारत अभियान था दिल्ली सल्तनत का विस्तार करना टुवर्ड साउथ। अभी तक दिल्ली सल्तनत सिर्फ नॉर्थ तक ही सीमित थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि दिल्ली सल्तनत का विस्तार दक्षिण भारत तक हो जाए और साउथ इंडिया तक दिल्ली सल्तनत पहुंच जाए। इसीलिए आपसे पहला ही सवाल पूछेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साउथ इंडिया मिशन पर किसको भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी खुद नहीं गया था इस मिशन पर। इस मिशन को अकम्प्लिश करने के लिए भेजा गया था मलिक काफूर को, जो कमांडर इन चीफ या सेनापति हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी के ही सेनापति मलिक काफूर को इसके दक्षिण भारत अभियान पर भेजा गया, और ये मलिक काफूर दिल्ली सल्तनत का विस्तार करते हुए अपनी सेना लेकर साउथ की तरफ बढ़ा, और बढ़ते बढ़ते ये पहुंच गया कहां तक? तेलंगाना तक। अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए ये तेलंगाना तक पहुंचा। उस समय तेलंगाना में चलता था काकातीय डायनेस्टी या काकातीय वंश। उस समय तेलंगाना में काकातीय वंश चल रहा था या काकातीय डायनेस्टी, और उस समय तेलंगाना की कैपिटल हुआ करती थी वारंगल। जहां पर एक हिंदू शासक, एक हिंदू रूलर रूल किया करता था, जिसका नाम था प्रताप रुद्रदेव। इसीलिए मलिक काफूर गया और इसने जाकर तेलंगाना पर ही अटैक किया। लेकिन जब तेलंगाना पर अटैक किया, तो वारंगल के ही शासक काकातीय डायनेस्टी के प्रताप रुद्रदेव ने सरेंडर किया मलिक काफूर के सामने, एंड मलिक काफूर गॉट कोहिनूर डायमंड फ्रॉम प्रताप रुद्रदेव। और इसी मिशन पर मलिक काफूर ने प्रताप रुद्रदेव से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। 1308 ईस्वी में ही मलिक काफूर ने प्रताप रुद्रदेव से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बताइए, कोहिनूर डायमंड को, कोहिनूर हीरे को साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया लेकर आने वाला व्यक्ति कौन था? ही वॉज मलिक काफूर, क्योंकि मलिक काफूर ने ही इसको नॉर्थ में लाकर गिफ्ट किया था किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। या फिर आपसे पूछेंगे, हु वाज फर्स्ट सुल्तान हु हैड कोहिनूर डायमंड इन इंडियन हिस्ट्री? भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले कोहिनूर हीरा प्राप्त करने वाला सुल्तान ही कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को ही ये संसार का सबसे प्रसिद्ध हीरा माना जाता है, इसको गिफ्ट किया था। और भारत में ये आखिरी बार 1848 तक था महाराजा दलीप सिंह के पास, हु वाज द रूलर ऑफ पंजाब। लेकिन 1849 में महाराजा दलीप सिंह ने ही इसे महारानी विक्टोरिया को गिफ्ट किया था। और प्रेजेंटली हम सब जानते हैं ये कोहिनूर डायमंड कहां पर है? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में इंग्लैंड के टावर ऑफ लंदन म्यूजियम में रखा हुआ है कोहिनूर हीरा।
और इस कोहिनूर हीरे के लिए एक बात प्रसिद्ध थी कि ये जिस भी पुरुष के पास जाया करता था उसके लिए बेहद अनलक्की हुआ करता था, मनहूस था उसके लिए हीरा। लेकिन ये हमेशा लक्की साबित हुआ किसके लिए? महिलाओं के लिए या फीमेल्स के लिए। पहले महारानी विक्टोरिया के पास था और अब इसको ओन करती है कौन? महारानी एलिजाबेथ सेकंड। दैट वाज हिज साउथ इंडिया मिशन। इसके बाद मलिक काफूर अपनी सेना को लेकर और आगे बढ़ा और तेलंगाना के बाद ये पहुंच गया कहां तक? तमिलनाडु के रामेश्वरम तक। और जब ये रामेश्वरम तक पहुंचा तो रामेश्वरम तक पहुंचने के बाद इसे सामने समुद्र नजर आ गया, क्योंकि रामेश्वरम के बाद नो मैंस लैंड था, वहां से सी शुरू हो जाता है, समुद्र। उसके बाद इसको समुद्र नजर आया और जब समुद्र नजर आया तो मलिक काफूर को लगा कि पूरी की पूरी दुनिया को ही जीत लिया है किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और वो अब क्या बन चुके हैं? विश्व विजेता। इसीलिए मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व विजेता घोषित करवाया। और हम सब जानते हैं इतिहास में विश्व विजेता किसको माना जाता है? अलेक्जेंडर द ग्रेट को या सिकंदर महान को। इसीलिए जब मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व विजेता घोषित करवाया तो अलाउद्दीन खिलजी टुक द टाइटल ऑफ सिकंदर ए सानी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। सिकंदर ए सानी या he called himself as Alexander II। इसने खुद को कहा सिकंदर द्वितीय या अलेक्जेंडर सेकंड। और जब इसने खुद को कहा सिकंदर ए सानी तो हम सब जानते हैं अमीर खुसरो ने इसे कहा सुल्तान ए जहां या सुल्तान ऑफ वर्ल्ड। उसी के बाद सुल्तान ए जहां या सिकंदर ए सानी के रूप में या नाम से प्रसिद्ध हुआ अलाउद्दीन खिलजी। कहने का मतलब अब कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक दिल्ली सल्तनत का विस्तार हो चुका था। दिल्ली सल्तनत उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक एक्सपेंड हो चुकी थी। इसीलिए अब अलाउद्दीन खिलजी ने वो तरह तरह के टैक्सेस अप्लाई करने शुरू किए और जनता को प्रेशराइज करना शुरू किया, जिसकी वजह से इसकी जनता इससे आतंकित रहने लगी, इससे घबराने लगी। आफ्टर एक्सपेंडिंग हिज एम्पायर टू साउथ इंडिया, अब दक्षिण भारत तक अपना साम्राज्य का विस्तार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी applied जजिया एंड जकात ऑन हिज सिटीजन। इसने अपनी सेना अपनी जनता पर जजिया और जकात लगाया। और हम सब जानते हैं जजिया वॉज अ टैक्स पेड बाय नॉन मुस्लिम्स, गैर मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला कर ही कहलाता था जजिया। एंड जकात वॉज पेड बाय मुस्लिम्स, और मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला कर ही कहलाता था जकात। अपनी इनकम का 1/2 से लेकर 2/3 तक नॉन मुस्लिम्स, गैर मुसलमान या काफिर लोग दिया करते थे जजिया के रूप में, जो भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने ही अप्लाई कर दिया था। और अपनी इनकम का 1/40 जकात के रूप में दिया करते थे कौन? मुस्लिम्स या मुसलमान। ये दोनों टैक्सेस लगाए अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ऑल्सो अप्लाइड द फॉलोइंग टैक्सेस। इसने लगाया हाउस टैक्स या आवास कर, ही अप्लाइड एग्रीकल्चर टैक्स, कृषि कर, ही अप्लाइड इरिगेशन टैक्स या सिंचाई कर, एंड ही ऑल्सो अप्लाइड एनिमल्स फीडिंग टैक्स या चराई कर। इसको कहा जाता था चराई कर। चराई कर का मतलब था अगर किसी का मवेशी जानवर सरकारी जमीन पर घास भी खाएगा तो उसे भी क्या देना होगा? टैक्स देना होगा। क्यों लगाया जाता था? ओके, ये टैक्सेस भाई हम सब जानते हैं। अगर आज भी हम बात करें तो हमारे देश की इनकम किससे होती है? हाँ, जो हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, उसी से रेवेन्यू जनरेट होता है और उसी रेवेन्यू से हमारी क्या बनती है? नेशनल इनकम बनती है। ये हम सब जानते हैं। तो ये शुरू से होता आया है। अलाउद्दीन खिलजी को पहले भी रूलर्स को शासन करने के लिए क्या चाहिए होता था? जनता से टैक्स चाहिए होता था, क्योंकि वहीं से तो एक सरकार की या एक सल्तनत की क्या बनेगी? इनकम बनेगी। तो शुरू से ही तरह तरह के टैक्सेस लगाए जाते थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय पर जजिया, जकात, आवास कर, कृषि कर, सिंचाई कर और चराई कर अप्लाई किए थे। और जब इतने सारे टैक्सेस इसने अप्लाई किए
तो ये सारे के सारे टैक्सेस को वसूल करने के लिए और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए ही फाउंडेड अ टैक्स डिपार्टमेंट, इसने कर विभाग भी बनाया जिसे कहा जाता था दीवाने मूसत खराज। दीवाने मूसत खराज। दीवाने मूसत खराज वो डिपार्टमेंट था, वो कर विभाग था, वो टैक्स डिपार्टमेंट था जो रिस्पॉन्सिबल हुआ करता था टैक्स वसूल करने के लिए। दैट वाज आल्सो अप्लाइड बाय अलाउद्दीन खिलजी। ये सारी की सारी बातें आप याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के लिए। अलाउद्दीन खिलजी वाज फर्स्ट सुल्तान हु फिक्स्ड द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज इन हिज मार्केट्स। इसी ने अपने बाजारों में हर वस्तु का जो मूल्य था, जो दाम था, वो क्या किया था, निर्धारित किया था। जक़ात क्यों? जक़ात मैंने आपको बताया था जब हम इस्लाम डिस्कस कर रहे थे, एक सच्चा मुसलमान हमेशा अपनी आय का 1/40 भाग जक़ात के रूप में देता है ना, और वो साल में जितना भी पैसा कमाता है उसका 1/40 पार्ट उसे जक़ात के रूप में देना होता है। बॉटल में दे देना भर के, है ना, बॉटल। तो जो गैर मुसलमान हुआ करते थे, जो नॉन मुस्लिम्स दिया हुआ करते थे, है ना, वो सारी की सारी, है ना, वो सारा का सारा टैक्स जजिया के रूप में वसूला जाता था, और जो मुसलमान दिया करते थे वो कहलाता था जक़ात। बलबीर यादव जी कह रहे हैं कि सर आपने सारी की सारी बात नोट्स में नहीं लिखी है। अगर मैं सारी की सारी बात नोट्स में लिखूंगा तो क्लास अटेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ चीजें हैं, है ना, जो बताने के लिए हैं, जो समझाने के लिए हैं, और बाकी जो एग्जाम से, है ना, रिलेटेड चीजें हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें हैं, वो सारी की सारी नोट्स में लिखी हुई है। घबराने की कोई जरूरत नहीं। हिंदूज के साथ बहुत नाइंसाफी थी सर, ये तो नाइंसाफी तो थी भाई। क्योंकि जिसकी लाठी उसी की भैंस, जब रूल मुस्लिम रूलर्स करेंगे तो ऑब्वियसली, है ना, और जब धर्म के आधार पर ही शासन चलेगा तो जो गैर धार्मिक लोग होंगे या जो नॉन मुस्लिम्स होंगे तो उन पर तो जाति होगी ही, उन पर तो उनका तो शोषण होगा ही, है ना। ये काम पहले भी होता था, है ना। जब बुद्धिज्म बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ तो हमने पढ़ा शुंग वंश में आकर पुष्यमित्र शुंग ने ही बुद्धिज्म को आकर यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया, स्तूप नष्ट करवा दिए जो अशोक ने बनवाए थे। 1000 बौद्ध भिक्षुकों के सर कटवा कर एक नदी में डलवा दिए। उसी नदी को तो हम सरयू नदी कहते हैं जो अयोध्या और श्रावस्ती में बहती है। तो ये हर धर्म के साथ हुआ है, इसमें अकेले हिंदू कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद ध्यान रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी स्टार्टेड हुलिया दाग सिस्टम इन हिज रूलिंग पीरियड। अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपने शासनकाल में हुलिया दाग प्रथा की शुरुआत की। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना में नकद वेतन दिया करता था, सैलरीज दिया करता था, इसीलिए वो हमेशा अपने सैनिकों को और अपने घोड़ों को अलग अलग प्रांतों में काउंट कराया करता था, गिनवाया करता था। लेकिन, है ना, क्या हुआ करता था, एक करप्शन चल रहा था, एक भ्रष्टाचार चल रहा था। जब एक प्रांत में सैनिकों और घोड़ों को काउंट किया जाता था और जब दूसरे प्रांत में सैनिक और घोड़े काउंट करने के लिए मंत्री जाया करते थे, तो पिछले प्रांत से कुछ और सैनिक और घोड़े मंगाकर उन्हें दोबारा काउंट करवा दिया जाता था, ताकि सैलरी ज्यादा लोगों की आ जाए और उतनी ज्यादा पे ना करनी पड़े। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम शुरू किया। आईएएस ऑफिसर्स की सोच कितनी वाइड हो जाती है सर, आपकी तरह, अच्छी बात है। हाँ, ये तो है, अगर आप एक सेकुलर कंट्री में रह रहे हैं, अगर आप एक पंथ निरपेक्ष देश में रह रहे हैं, है ना, तो आपको धर्म और जाति से ऊपर उठना पड़ेगा, ये बात तय है ना। अगर आप वाकई में ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं, अगर आप वाकई में इस देश के संचालक बनना चाहते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं इस देश को चलाने वाले ही कौन है, आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, है ना, नौकरशाही जिन्हें हम कहते हैं। और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी में अगर नौकरी मिलेगी तो यूल बी अ गवर्नमेंट सर्वेंट। आप क्या बनेंगे, एक सरकारी नौकर बनेंगे। आप बोलते हैं ना कि हमें एक गवर्नमेंट सर्विस चाहिए, तो गवर्नमेंट सर्विस मिलते ही आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट बनेंगे। सर्वेंट का मतलब है नौकर, आप एक सरकारी नौकर बनेंगे। लेकिन अगर आप आईएएस आईपीएस क्वालिफाई करते हैं
तो फिर आप देश के शाही नौकर होंगे। आप नौकर तो तब भी रहेंगे, लेकिन आप शाही नौकर कहलाएंगे और आपकी सर्विस कहलाएगी नौकरशाही। ब्यूरोक्रेट्स कहलाएंगे आप। और एक्चुअली प्रैक्टिकली देश को चलाने वाले ही लोग कौन होते हैं? आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स। और अगर आपको पूरा का पूरा जिला चलाने के लिए दिया जाएगा, तो ऑब्वियसली आपको धर्म और जाति से ऊपर उठना पड़ेगा। आप एक पंथ निरपेक्ष देश में रहते हैं। यू आर लिविंग इन अ सेकुलर कंट्री, जहां पर आप एक धर्म और एक जाति, है ना, के अकॉर्डिंग बात नहीं कर सकते हैं। तो आप बायस्ड नहीं हो सकते हैं किसी भी धर्म और जाति के लिए, क्योंकि हमारे देश में, है ना, ये सारी की सारी चीजें, है ना, वो क्या है? हम सब, हाँ, हम पनीर और वो शाही पनीर। बिल्कुल सही किया आप, सही बात कही आपने कि एक सरकारी नौकर पनीर है और एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर शाही पनीर है। बल्कि पनीर दो प्याजा, पनीर पसंदा है वो। चलिए, एनीवेज, तो हुलिया दाग सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया। इसने अपने हर एक सैनिक का एक स्केच बनवाया, एक हुलिया बनवाया, जिस पर उसके प्रांत का नाम लिखा होता था और राजकीय मोहर भी लगी होती थी। और ये आइडेंटिफाई कर लिया जाता था कि वो स्केच उसी सैनिक का है। और ये कंपलसरी कर दिया गया था कि हर सैनिक अपनी यूनिक आइडेंटिफिकेशन हमेशा अपने साथ रखेगा। और अलग अलग प्रांतों के घोड़ों पर लोहा गर्म करके अलग अलग क्या लगवा दिए गए? दाग लगवा दिए गए, ताकि घोड़ों की भी पहचान हो सके कि ये किस प्रांत का घोड़ा है। इसी को कहा जाता था हुलिया दाग प्रथा, हुलिया दाग सिस्टम, विच वॉज स्टार्टेड बाय अलाउद्दीन खिलजी, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। लेकिन जब हम मुगल पीरियड में पहुंचेंगे, मुगल काल में, तो हुलिया दाग सिस्टम वाज आल्सो अडॉप्टेड बाय शेर शाह सूरी। अपने समय में इसे शेर शाह सूरी ने भी इम्प्लीमेंट करवाया था, क्योंकि शेर शाह सूरी भी अपने टाइम पर चलवाया करता था हुलिया दाग प्रथा। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड विशेष, श्रद्धा शर्मा। हैप्पी टीचर्स डे टू यू। इसके अलावा हम बात करेंगे उन मॉन्यूमेंट्स की, उन स्मारकों की, जिनका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपने शासनकाल में करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में कई स्मारक बनवाए, कई मॉन्यूमेंट्स बनवाए, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। अलाई मीनार, दिल्ली में कुतुब मीनार के बिल्कुल बराबर में एक और मीनार बनी है, जिसकी एक ही मंजिल बनवाई गई थी, उसी को कहते हैं अलाई मीनार। कुतुब मीनार के ही बिल्कुल बराबर में एक दरवाजा है जो कहलाता है अलाई दरवाजा। इसके अलावा दिल्ली में ही है सिरी फोर्ट या सिरी का किला। अलाउद्दीन खिलजी की प्रिय पत्नी का नाम हुआ करता था सिरी बेगम, और सिरी बेगम के ही नाम पर उसने सिरी नाम का एक शहर बसाया था दिल्ली में, और अपनी राजधानी ही सिरी को बनाया था। ये वहीं पर था सिरी का किला या सिरी फोर्ट। और इसी ने बनवाया था दिल्ली का हौज खास। अलाई मीनार, अलाई दरवाजा, सिरी फोर्ट, सिरी का किला और हौज खास, ये सारे के सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाने वाला ही था अलाउद्दीन खिलजी। प्रांशु आर्य, सर खिलजी के पास नेवी भी थी क्या? नहीं, अलाउद्दीन खिलजी के पास नेवी नहीं थी। इसकी नेवी का कोई जिक्र नहीं आता है इतिहास में। ना ही इसने कभी अपनी नेवी, है ना, इस्तेमाल की थी किसी भी मिशन पर। नमन प्रताप सिंह, पास में होता तो गिफ्ट देता। गिफ्ट तो मैं भी देता तेरे को रिटर्न में, नमन प्रताप सिंह, ये बात तो तय है। अच्छा, लेता, गिफ्ट चाहिए, अच्छा ठीक है, आजा, गिफ्ट है, तेरा गिफ्ट तैयार है मेरे पास नमन प्रताप, तू आजा एक बारी। हौज खास आईआईटी कैंपस, यस, जो हौज खास है ना, वहीं पर, है ना, मॉन्यूमेंट है, एक चोर मीनार है वहां पर हौज खास में ही। वहां पर एक मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क भी है ना, वो सारा का सारा अलाउद्दीन खिलजी के ही द्वारा क्या करवाया गया है? डेवलप करवाया गया है। वहीं पर आईआईटी कैंपस है, बिल्कुल सही बोला आपने, हौज खास के ही पास आर के पुरम में आईआईटी कैंपस भी है। ये जो एरिया है, ये भी अलाउद्दीन खिलजी के ही द्वारा स्थापित किया गया था। नोट्स से कैसे मिलेंगे? नोट्स का आपके पास स्टडी मटेरियल में जाकर आपको लिंक मिलेगा, वहीं से आप नोट्स निकाल सकते हैं, वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे। वो ऑलरेडी अपलोडेड है नोट्स आपको। इसके बाद हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी
इसकी डेथ, इसकी मृत्यु 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई और इसका मकबरा दिल्ली में ही है, कुतुब मीनार प्रीमाइसिस में, कुतुब मीनार परिसर में ही है टॉम्ब ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है दिल्ली में, कुतुब मीनार प्रीमाइसिस में ही, कुतुब मीनार के ही पास में है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। इतिहासकारों का इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि अलाउद्दीन खिलजी को अपने लास्ट स्टेज में, अपने अंतिम समय में कोढ़ हो गया था। ये कोढ़ से पीड़ित था और इतना ज्यादा तड़पता था कि किसी ने आदेश दिया था मलिक काफूर को इसकी हत्या करने के लिए। इसीलिए इसकी बात मानकर मलिक काफूर ने ही इसकी हत्या करके इसे मुक्त कर दिया था। रंजन कुमार, आज हिस्ट्री का फर्स्ट क्लास है। ओके, अगर आपका हिस्ट्री का फर्स्ट क्लास है ना, तो आप क्लास के बाद में आपको स्टडी मटेरियल है ना सेक्शन मिलेगा वेबसाइट में ही, आप वहां से नोट्स अपलोड कर लीजिएगा। हौज खास बहुत फेमस है। यस, हौज खास बिल्कुल फेमस है अभी भी, है ना। दिल्ली के है ना जो बेस्ट हैंग आउट प्लेसेस हैं उन्हीं में से एक है हौज खास। और सारे के सारे दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं, जो युवा हैं, वो शनिवार को शाम को सारे के सारे हौज खास विलेज में ही मिलते हैं। तो फेमस जगह है हौज खास दिल्ली में। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हुई। अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद अलाउद्दीन खिलजी का ही बेटा दिल्ली का अगला सुल्तान बना, जिसका नाम था मुबारक शाह खिलजी। अब हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बेटे अगले सुल्तान के बारे में, जिसका नाम था अला मुबारक शाह खिलजी। दिल्ली सल्तनत का एक साइको, है ना, एक सनकी सुल्तान हुआ है मुबारक शाह खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था, इसीलिए कहा करता था कि मैं अलाउद्दीन खिलजी का बेटा हूँ, पूरा का पूरा हिंदुस्तान मेरा है। और क्योंकि हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, पूरे के पूरे हिंदुस्तान के सुल्तान हैं, इसीलिए आज के बाद किसी खलीफा को मानने की जरूरत नहीं है। आज के बाद सब मुझे ही क्या मानेंगे, खलीफा मानेंगे। ऐसा कहना था मुबारक शाह खिलजी का। कुछ अजीबो गरीब सवाल हैं जो मुबारक शाह खिलजी से पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान था जो अपने दरबार में महिलाओं के कपड़े पहनकर आ जाया करता था, या अपने दरबार में बिना कपड़ों के भी आ जाया करता था? कौन? मुबारक शाह खिलजी। ईसाई को सुल्तान मुबारक शाह खिलजी था, जो बिना कपड़ों के या महिलाओं के कपड़े पहनकर अपने दरबार में आ जाया करता था। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो पूछेंगे, बताइए दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान था जिसने खुद को ही खलीफा घोषित किया था? हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज खलीफा। हम सब जानते हैं हजरत मोहम्मद साहब के ही उत्तराधिकारी या सक्सेसर्स को खलीफा कहा गया है इस्लाम में। और ये खलीफा ही इस्लाम धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु माने जाते थे। और मुबारक शाह खिलजी ने खुद को ही खलीफा घोषित किया था अपने रूलिंग पीरियड में। लेकिन जब इसने खुद को खलीफा घोषित किया, तो इसी के पंजाब प्रांत का एक इक्तदार हुआ करता था, या एक गवर्नर हुआ करता था, जिसका नाम था गाजी मलिक। और जब पंजाब के गाजी मलिक को यह बात पता चली कि सुल्तान खुद को ही खलीफा बता रहा है, तो इसी बात का फायदा उठाया गाजी मलिक ने। और गाजी मलिक तुरंत दिल्ली पहुंचा और दिल्ली की जनता के सामने जाकर नारे लगाने शुरू किए, इस्लाम इज इन डेंजर, इस्लाम खतरे में है। और जब लोगों ने बोला कि क्यों, तो इसने कहा हम तो हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे, और हम तो खलीफाओं का अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि मानते हैं। ये कैसा सुल्तान है जो खुद को ही खलीफा बता रहा है? ऐसे पागल सुल्तान की तो हत्या कर देनी चाहिए। दिल्ली की जनता ने कहा ठीक है, आप इसकी हत्या कर दीजिए, हम आपके साथ हैं। दिल्ली की जनता का साथ मिला गाजी मलिक को। और इसी गाजी मलिक ने 1320 ईस्वी में मुबारक शाह खिलजी की हत्या करके दिल्ली सल्तनत में एक और वंश की स्थापना की, जिसको हम कहते हैं तुगलक डायनेस्टी या तुगलक वंश। और यही गाजी मलिक दिल्ली का अगला सुल्तान बना बाय द नेम ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। खिलजी डायनेस्टी के बाद दिल्ली सल्तनत में अगला वंश आया, जो कहलाता है तुगलक वंश या तुगलक डायनेस्टी।
1320 से लेकर 1414 तक दिल्ली में शासन रहा तुगलकों का या तुगलक डायनेस्टी का। अगर दिल्ली सल्तनत में सबसे शॉर्ट रूलिंग पीरियड खिलजियों का था, तो सबसे ज्यादा लंबा शासनकाल किसका रहा? तुगलक डायनेस्टी का। एंड द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी वाज गियासुद्दीन तुगलक, और इसकी स्थापना की सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक ने। 1320 से लेकर 1325 तक दिल्ली का सुल्तान रहा गियासुद्दीन तुगलक। फटाफट से क्वेश्चन पूछिए अगर आपके पास कोई सवाल है तो। उसके बाद हम तुगलक डायनेस्टी शुरू करते हैं और बढ़ते हैं तुगलक डायनेस्टी की तरफ। फटाफट से सवाल आपके और जवाब हमारे, पूछिए जी। फुल पेज व्यू नहीं हो रहा है। कौन से पेज की बात कर रहे हैं आप चंद्रशेखर? कौन सा पेज फुल व्यू नहीं हो पा रहा है? वैसे आज टीचर्स डे है यार, है ना? आप में से किसी को पढ़ाना चाहिए आज वैसे कायदे से तो। हाँ जी मुकेश कुमार जी, जमात खाना भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था, बिल्कुल। दिल्ली में ही है। अलाउद्दीन खिलजी के कई बेटे थे, लेकिन उसका उत्तराधिकारी मुबारक शाह खिलजी बना था। इसीलिए हम सिर्फ जिक्र मुबारक शाह खिलजी का कर रहे हैं। मलिक काफूर का क्या हुआ? मलिक काफूर का कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मलिक काफूर की भी डेथ हो गई थी। हुलिया दाग सिस्टम आपको समझ में नहीं आया है? हर एक सैनिक का एक स्केच बनवा लेना, उसका एक हुलिया बनवा लेना ही कहलाता था हुलिया प्रथा। और अलग अलग प्रांतों के घोड़ों पर अलग अलग दाग लगवा देना ही कहलाता था दाग प्रथा। इसी को हुलिया दाग प्रथा कहा गया है दिल्ली सल्तनत में। नहीं, इक्ता सिस्टम अभी चल रहा है। खिलजी डायनेस्टी में भी जो इक्ता प्रथा थी वो कायम थी, और वो लोदीज तक कायम रहेगी। खिलजी डायनेस्टी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा आता है यार? ये तो कहना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन खिलजी डायनेस्टी में अमीर खुसरो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन।
अमीर खुसरो से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो प्राइसेस फिक्स करने वाली बात थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी। बेसिकली एमआरपी सिस्टम, मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस, क्योंकि उसमें है ना अलाउद्दीन खिलजी ने हर वस्तु का जो मूल्य था वो निर्धारित किया हुआ था। कोई भी दुकानदार उस मूल्य से ज्यादा नहीं वसूल कर सकता था, उससे कम में चीजें बेची जा सकती थी। आज कौन सी क्लास होगी ये भी मैसेज नहीं आता है। ओके, ये मैं बात मैनेजमेंट से डिस्कस कर लूंगा। हाँ जी, जो मुकेश कुमार जी जो तुगलक्स हैं, है ना, इनका भी ओरिजिन टर्की है, ये लोग भी तुर्क शासक हैं। अभी भी हम टर्किश डायनेस्टी की ही बात करेंगे, क्योंकि जो भारत का सबसे पहला अफगानी वंश होगा, जो पहली अफगानी डायनेस्टी होगी, है ना, वो लोदी डायनेस्टी होगी। लोदीज तक सारे के सारे लोग टर्किश ही हम पढ़ेंगे। दोआब एरिया, दो नदियों के बीच में, है ना, जो मैदानी भाग होता है, जो प्लेन एरिया होता है, उसी को दोआब कहते हैं। लैंड असेसमेंट और मार्केट, है ना, सिस्टम ये है, ये आपको, है ना, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्चुअल सवालों में पूछा जाता है, वो भी डिस्क्रिप्टिव में। आपको ऑब्जेक्टिव पेपर देना है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था और इसकी मुद्रास्फीति के बारे में आपसे ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाएगा। खिलजियों का ओरिजिन तो तुर्क ही था, लेकिन जो खिलजियों का सरदार था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, वो इनिशियली अफगानिस्तान में रूल किया करता था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुगलक्स की। खिलजी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत में अगला वंश आया तुगलक वंश या तुगलक डायनेस्टी, एंड द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज गयासुद्दीन तुगलक, जो दिल्ली का सुल्तान रहा 1320 से लेकर 1325 तक। और गयासुद्दीन तुगलक ने ही दिल्ली में तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना की। ही वॉज द फाउंडर ऑफ तुगलकाबाद इन दिल्ली। और ध्यान रखेंगे, गयासुद्दीन तुगलक वॉज फर्स्ट सुल्तान हु बिल्ट कैनल्स फॉर इरिगेशन।
सिंचाई के लिए सबसे पहले नहरों का निर्माण कराने वाला भी कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने ही सबसे पहले अपने शासनकाल में सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट एन नंबर ऑफ कैनल्स इन हिज रूलिंग पीरियड फॉर इरिगेशन। गयासुद्दीन तुगलक के ही शासनकाल में इसी के कंटेम्परेरी दिल्ली में एक प्रसिद्ध सूफी संत रहा करते थे, जिनका नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया। गयासुद्दीन तुगलक के ही कंटेम्परेरी, इन्हीं के समकालीन दिल्ली में एक प्रसिद्ध सूफी संत रहते थे, जिनका नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया। ये दिल्ली के बेहद सम्मानीय व्यक्ति थे, एक सूफी संत थे और पूरी की पूरी दिल्ली की जनता इनकी डाई हार्ट फॉलोवर हुआ करती थी। हजरत निजामुद्दीन औलिया को ही कहा जाता है महबूब ए इलाही, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक ने ही इन्हें महबूब इलाही की उपाधि दी थी। इन्हीं को कहा जाता है महबूब इलाही। ये महबूब इलाही के नाम से प्रसिद्ध है हजरत निजामुद्दीन औलिया। ये दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत थे और पूरी की पूरी दिल्ली की जनता इन्हें फॉलो किया करती थी, इन्हें माना करती थी। लेकिन बस प्रॉब्लम एक ही थी, गयासुद्दीन को निजामुद्दीन नहीं पसंद थे और निजामुद्दीन को गयासुद्दीन। दोनों के बीच में हमेशा डिस्प्यूट्स और हमेशा मतभेद हुआ करते थे, जिसका कारण ये था कि जब दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था मुबारक शाह खिलजी, तो मुबारक शाह खिलजी से ही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने एक लोन लिया था, एक ऋण लिया था 5 लाख टंके, मतलब 5 लाख चांदी के सिक्के। लेकिन जब गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना तो उन 5 लाख टंकों की निजामुद्दीन से मांग की, किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने, और कहा कि वो 5 लाख टंके जो आपने दिल्ली सल्तनत से लिए थे वो वापस लौटा दीजिए। उन्हीं को वापस लौटाने से मना किया हजरत निजामुद्दीन औलिया ने, और इसी बात पर दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट हो गया, एक विवाद हो गया। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नापसंद करने लगे। दोनों एक दूसरे का बिगाड़ कुछ नहीं सकते थे, लेकिन हमेशा एक दूसरे को जलील करने का या नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा करते थे, ना तो गयासुद्दीन तुगलक और ना ही हजरत निजामुद्दीन औलिया। गयासुद्दीन तुगलक का ही एक बेटा हुआ करता था, जिसका नाम था शहजादा जौना खान। और इसी अपने बेटे जौना खान को गयासुद्दीन तुगलक ने भेजा था तेलंगाना मिशन पर, क्योंकि तेलंगाना शासकों ने अपने आप को फिर से इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था, अपने आप को फिर से स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इसीलिए गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बेटे जौना खान को तेलंगाना अभियान पर भेजा। जौना खान ने तेलंगाना को जीतकर फिर से दिल्ली सल्तनत में मिलाया और तेलंगाना का नाम बदलकर रख दिया सुल्तानपुर। और अब तेलंगाना को तेलंगाना नहीं बल्कि क्या कहा जाने लगा? सुल्तानपुर कहा जाने लगा। और हम सब जानते हैं यही कारण है जब 2 जून 2014 को हमने अपने देश का 29वां राज्य बनाया, 29th स्टेट बनाया, तो हमने उस 29th स्टेट का नाम ही क्या रखा? तेलंगाना, जो उस जगह का प्राचीन नाम हुआ करता था या एंशियंट नेम हुआ करता था। वही तेलंगाना सुल्तानपुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ दिल्ली सल्तनत में ड्यूरिंग द रूलिंग पीरियड ऑफ तुगलक। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक का ही बंगाल का एक इक्तेदार या बंगाल का एक गवर्नर हुआ करता था, जिसका नाम था बुगारा खान। और 1325 में इसी बुगारा खान ने दिल्ली सल्तनत के खिलाफ एक विद्रोह कर दिया। He declared himself as an independent ruler of Bengal. इसने खुद को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित किया और 1325 में दिल्ली सल्तनत या तुगलक वंश के खिलाफ बगावत कर दी। और इसी रिवोल्ट को कंट्रोल करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली से कहा चला गया? बंगाल। और जैसे ही दिल्ली से बंगाल गया गयासुद्दीन तुगलक, तो दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन ने यह भविष्यवाणी कर दी और कहा कि अब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल से कभी भी वापस लौट कर नहीं आएगा। इसीलिए भूल जाइए गयासुद्दीन तुगलक को और अपना अगला सुल्तान मान लीजिए शहजादे जौना खान को।
क्योंकि मेरी भविष्यवाणी ये कहती है कि अब कभी भी गयासुद्दीन तुगलक बंगाल से वापस लौटकर नहीं आ पाएगा। जैसे ही ये भविष्यवाणी की गयासुद्दीन तुगलक के बारे में हजरत निजामुद्दीन ने, तो गयासुद्दीन तुगलक ने अपने एक मैसेंजर, अपने एक संदेशवाहक को दिल्ली भेजा निजामुद्दीन के पास। वो संदेशवाहक निजामुद्दीन के पास आया और निजामुद्दीन को गयासुद्दीन तुगलक का संदेश देते हुए कहा कि सुल्तान का फरमान है कि उनके बंगाल से वापस लौटने से पहले आप दिल्ली छोड़कर भाग जाइएगा, दिल्ली छोड़कर चले जाइएगा, क्योंकि सुल्तान ने कहा है अगर आप दिल्ली में ही रहे तो वापस आकर आपको मृत्यु दंड दे देंगे। जैसे ही ये बात सुनी निजामुद्दीन ने, तो निजामुद्दीन औलिया ने ही, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने ही एक प्रसिद्ध कथन कहा। इन्होंने कहा, अनुज दिल्ली दूर अस्त, जाकर सुल्तान से कह दो अभी तो दिल्ली दूर है। मेरी भविष्यवाणी है और मेरी भविष्यवाणी कभी भी गलत साबित नहीं हो सकती। अगर मैंने कहा कि गयासुद्दीन तुगलक बंगाल से कभी भी वापस नहीं लौटेगा तो मतलब नहीं लौटेगा। मेरी भविष्यवाणी कभी भी गलत साबित नहीं हो सकती। ये बात मैसेंजर ने जाकर गयासुद्दीन तुगलक को बताई। गयासुद्दीन तुगलक बुगारा खां का रिवोल्ट कंट्रोल करके दिल्ली की तरफ वापस लौटने लगा। जब दिल्ली वापस लौट रहा था गयासुद्दीन तुगलक, तो इसी के वेलकम में, इसी के स्वागत में दिल्ली के बाहर तुगलकाबाद में एक लकड़ी का महल बनवाया गया, एक वुडन पैलेस तैयार करवाया गया इसी के स्वागत में। और ये जब दिल्ली की तरफ वापस लौटा तो गयासुद्दीन तुगलक को दिल्ली के ही बाहर तुगलकाबाद में रोका गया और तुगलकाबाद में भव्य स्वागत किया गया गयासुद्दीन तुगलक का। और तुगलक से कहा गया कि आप ही की शान में, आप ही के स्वागत में हमने एक लकड़ी का महल तैयार करवाया है, आप इसके अंदर जाइए और रेस्ट कीजिए, विश्राम कीजिए और बताइए कि आपको ये लकड़ी का महल कैसा लगा। जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक अपने लकड़ी के महल में प्रवेश करता है, इसमें आग लगवाकर इसे गिरवा दिया जाता है और इसी लकड़ी के महल के गिर जाने के कारण ही डेथ हो जाती है गयासुद्दीन तुगलक की। और भविष्यवाणी सही हो जाती है हजरत निजामुद्दीन औलिया की, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक की हत्या करने की साजिश करने वाले ही कौन थे? जौना खान और हजरत निजामुद्दीन औलिया। क्योंकि तुगलकाबाद में डेथ हुई गयासुद्दीन तुगलक की, इसीलिए दिल्ली के तुगलकाबाद में ही है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। टॉम्ब ऑफ गयासुद्दीन तुगलक इज इन तुगलकाबाद, दिल्ली। और इसकी हत्या और इसकी मृत्यु के बाद दिल्ली का अगला सुल्तान बना इसी का बेटा, जिसका नाम था जौना खान। लेकिन जौना खान के नाम से नहीं, बाय द नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली का अगला सुल्तान बना गयासुद्दीन तुगलक का ही बेटा जौना खान। अविनाश कुमार जी, हाँ जी, सवाल पूछिए, दोबारा से लिख के भेजिए। है ना, अविनाश कुमार जी कह रहे हैं व्हाई आर यू इग्नोरिंग मी। अविनाश कुमार, आप मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी हो जो मैं आपको इग्नोर करूंगा। आप सवाल दोबारा से भेज दीजिए, हो सकता है पढ़ा ना गया हो। ठीक है, अब दोबारा से सवाल भेजिए। ठीक है, नाराज ना होइए। टीचर्स डे पर अगर आप मुझसे नाराज होंगे ना तो फिर कत्लेआम कर दिया जाएगा। हाँ, एक्चुअली मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, पता है। आप लोग मुझे देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन पता है मेरे पास देखने के लिए क्या है? सिर्फ एक कैमरा। मैं सिर्फ कैमरे पर देखकर, है ना, पूरा का पूरा लेक्चर लेता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए कितनी डिफिकल्टी है। है ना, आप लोग तो मुझे देख रहे हैं स्क्रीन्स पर, है ना, लेकिन मैं सिर्फ एक पैनासोनिक के कैमरा को देख रहा हूँ जिस पर लिखा हुआ है पैनासोनिक विद 4K रिकॉर्डिंग। है ना, बस मैं कैमरा देख कर पढ़ा रहा हूँ। तो इसीलिए आप प्लीज इस बात को दिल से मत लगाइए। ठीक है, मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रहा हूँ आपको। हो सकता है ना, गलती से आपका सवाल मैं ना देख पाया हूँ, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आप अच्छे लग रहे हैं, शुक्रिया। अभी तो आप कह रहे थे आपने बीएड हटवा दी तो आप बुरे लग रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि आप अच्छे लग रहे हैं। सुनील कुमार पाल, नोट डाउन नहीं करना है। नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। जो आपको नोट्स, है ना, अपलोड करवाए गए हैं उसके अंदर ऑलरेडी नोटेड है सारी की सारी चीजें।
चलिए अगला सुल्तान लिखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। भाई आप सारे के सारे लोग सामने नहीं बैठे हैं, देखिए अगर आप लोग सामने बैठे होते, ठीक है ना, तो आज मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला था। ठीक है, मैं आप में से एक एक बंदे को यहाँ पर बुलाता अपने पास, ठीक है, और उनसे बोलता कि चलिए आपके अंदर जो भी प्रतिभा है ना, आप उसे शो कीजिए, वो आप उसे दिखाइए, नहीं तो पढ़ाइए। ये काम होता है टीचर्स डे पर, है ना। बट आज ऑनलाइन क्लास लग गई है मुझे, तो मुझे ऑनलाइन क्लास में पढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सारे के सारे लोग मेरे सामने नहीं है। आप मुझे देख सकते हैं, बट मैं आप में से किसी को नहीं देख सकता। मैं बस आपको बाय नेम जानता हूँ, ठीक है, बाय फेस में किसी को नहीं जानता। सिर्फ मुझे आपके नाम पता है। लेकिन जब हम ऑफलाइन क्लास में होते हैं, जब हम क्लास रूम में बैठे होते हैं 300 400 500 स्टूडेंट्स के बीच में, ठीक है, तो हम किसी को नाम से नहीं जानते होते हैं, सबको बाय फेस जानते होते हैं। उल्टा हिसाब है, ऑनलाइन क्लास में सबको बाय नेम जाना जाता है, और ऑफलाइन क्लास में सबको बाय फेस जाना जाता है। अगला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक दिल्ली का अगला सुल्तान बना मोहम्मद बिन तुगलक। अर्पित, अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप इंग्लिश में किरण पब्लिकेशन का बुक लीजिए, और अगर आपको हिंदी में प्रैक्टिस करना है तो आप घटना चक्र लीजिए। ये दोनों बुक्स हैं मार्केट में अवेलेबल, आप इनमें से कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक बना दिल्ली का अगला सुल्तान, एंड द एक्चुअल नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक वाज जौना खान। और मोहम्मद बिन तुगलक को ही इतिहास में कहा जाता है पागल सुल्तान। दिल्ली सल्तनत का पागल सुल्तान या इनसेन सुल्तान कहा गया है मोहम्मद बिन तुगलक को। अमित जी, टीचर्स डे पर सफल होने के टिप्स दीजिए। भाई देखिए, सफलता आप ही के हाथों में है। हमारी जो सफलता और विफलता होती है ना, वो एक्चुअली हमारे ही हाथों में होती है। जब आप उसको रियलाइज कर लेंगे, जब आपका एनलाइटमेंट हो जाएगा, है ना, तो सफलता दूर नहीं होगी, और सफलता को आप तुरंत क्या कर लेंगे, पार कर लेंगे, तुरंत उसको पा लेंगे। वो सारी की सारी चीजें आपके हाथों में है। ठीक है, सबसे, है ना, बड़ी चीज क्या है, आपको कंटिन्यूटी चाहिए। अगर आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो वो रेगुलर होनी चाहिए, वो फ्रिक्वेंटली होनी चाहिए, और एक कंटिन्यूटी आपकी बनी होनी चाहिए। अगर आप डेली फॉर एग्जाम्पल 6 आवर्स अपनी स्टडीज को डिवोट कर रहे हैं, या 8 आवर्स डिवोट कर रहे हैं, तो डेली, है ना, विदाउट फेलियर 8 आवर्स ही होने चाहिए, उससे कम बिल्कुल नहीं। और जो टाइम आपने निर्धारित किया है पढ़ने के लिए, हमेशा, है ना, वही टाइम फिक्स रहना चाहिए। फिर भले ही रिश्तेदारी में शादियां हो जाए, है ना, मृत्यु हो जाए, है ना, नेचुरल डिजास्टर आ जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, है ना, फिर आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। है ना, यू नीड टू बी सेल्फिश फॉर दैट। आपको थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ेगा अगर आपको सक्सेस चाहिए तो। जब तक आपका सोशल सर्कल बना रहेगा, तब तक, जब तक आप समाज सेवी बने रहेंगे, तब तक सफलता थोड़ी सी दूर रहेगी। इसीलिए बेस्ट बी सेल्फिश टू योरसेल्फ। सारी की सारी चीजें भूल जाइए, और सिर्फ एक ही चीज के लिए स्ट्राइव करना शुरू कर दीजिए। सफलता तुरंत मिल जाएगी, अपने आप ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा सिलेक्शन कब हो गया। ठीक है, हो सकता है अभी आप दोस्तों को इग्नोर करें तो उन्हें बुरा लगे, रिश्तेदारों को इग्नोर करें तो उन्हें बुरा लगे, लेकिन जब आप सक्सेसफुल होंगे, तो वही दोस्त और वही रिश्तेदार फिर कहेंगे कि हम पहले से ही जानते थे कि बंदे में दम तो है ना, ही हैज अ लॉट ऑफ टैलेंट। हम तो जानते थे ये एक दिन सफल जरूर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी आप जितने मर्जी सफल हो लीजिए, है ना, अभी आप जितने मर्जी सोशल हो लीजिए, जितने मर्जी दोस्तों के साथ घूम लीजिए, रिश्तेदारी निभा लीजिए, लेकिन अगर आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, है ना, तो सामने से सब आपको अच्छे से बात करेंगे, हंस के बात करेंगे, लेकिन पीछे से क्या कहेंगे, नल्ला, विभूति नारायण मिश्रा, है ना, हम सब जानते हैं विभूति नारायण मिश्रा को।
आपको नल्ला कहेंगे। इसीलिए ध्यान रखिएगा, जो रिश्तेदार और जो हमारे दोस्त हैं, है ना, वही है ना हमारे सबसे ज्यादा, है ना, बड़े बैरियर्स होते हैं हमारी सक्सेस में। तो आप दोस्ती बनाए रखिए, दोस्त रखें जरूर, लेकिन पढ़ाई के टाइम पर सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। इस बात को ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। जीएस किस टाइम पढ़ा जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा याद हो सके? भाई देखिए, बुजुर्गों ने कहा है कि हमें हमेशा, है ना, अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह क्या करनी चाहिए? पढ़ाई करनी चाहिए। अगर कोई याद रखने वाली याद करने वाली चीज है, तो आप प्रेफर करें कि वो सुबह के टाइम पर करें। फॉर एग्जाम्पल, आप सो के उठते हैं, जैसे ही आप सो के उठते हैं ना, तो आपका जो दिमाग होता है, जो आपका माइंड होता है, वो एक लंबे रेस्ट के बाद क्या होता है, फिर से रीस्टार्ट होता है। तो वो बेस्ट टाइम होता है याद रखने वाली चीजों के लिए, है ना। बाकी प्रैक्टिस करने वाली चीजें हैं, जो जैसे मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, वो प्रैक्टिस करने वाली चीज है, तो आप दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं। लेकिन जो याद करने वाली चीजें हैं, है ना, उनको आप कोशिश करें कि मॉर्निंग के टाइम पर उनको तवज्जो दें, तो ज्यादा सही रहेगा। तो मेरे हिसाब से यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अब हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जिसका वास्तविक नाम जौना खान था। दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड, सबसे ज्यादा विवादित सुल्तान ही किसको माना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। ये इतिहास में प्रसिद्ध है इनसेन सुल्तान या पागल सुल्तान के नाम से, क्योंकि इतिहासकार एलिफेंस्टीन ने जब इसके बारे में पढ़ा, तो उन्होंने ही ये निष्कर्ष निकाला कि ये इनसेन था, ये पागल सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा विद्वान आदमी ही हुआ करता था मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन ड्रॉबैक एक ही था कि इसकी जनता में और कोई पढ़ा लिखा नहीं था। इसके मंत्रिमंडल में जो मंत्री हुआ करते थे, वो भी बहुत कम पढ़े लिखे हुआ करते थे। इसीलिए ये जो भी कहा करता था, वो जनता को समझ नहीं आता था, और जो जनता कहा करती थी, वो इसे, दोनों एक दूसरे से परेशान रहा करते थे। इसे एक्सपेरिमेंट्स करने की बहुत आदत थी। इसकी आदत थी एक्सपेरिमेंट्स करने की, अलग अलग डिसीजंस, अलग अलग पॉलिसीज चलवाने की। लेकिन जो भी पॉलिसी चलवाता था, जो भी डिसीजन लेता था, जो भी एक्सपेरिमेंट करता था, वो सारे के सारे फेल हो जाया करते थे। एक बार इसने भी मोदी जी की तरह नोटबंदी की थी। हम सब जानते हैं, 8 ऑफ नवंबर 2016 को रात को 8 बजे मोदी जी ने ये घोषणा की कि रात को 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट निष्क्रिय कर दिए जाएंगे, इसीलिए जल्दी से जल्दी खर्च कर डालिए, या फिर अगले दिन बैंक में जमा कराने पड़ेंगे और उसके बदले में आपको मिलेगी नई करेंसी। ऐसा ही कुछ काम मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अपने शासनकाल में किया था। मोदी जी ने कहा 500 और 1000 के नोट बंद, तो हमें समझ में ही नहीं आया, क्योंकि भारत की जनता आज भी वैसी ही है जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर थी, कम पढ़ी लिखी और नादान, दिमाग से पैदल। जैसे ही मोदी जी ने घोषणा की 500 और 1000 के नोट बंद, हमें समझ में नहीं आया कि हुआ क्या, है ना। हम अपनी बाइक्स लेकर, कार्स लेकर भागे पेट्रोल पंप की तरफ। हमें लग रहा था कि हमारा सारा का सारा काला धन पेट्रोल की टंकी में समा जाएगा। सुनारों की दुकानें जो शाम को 7, 7:30 बजे तक बंद हो जाती हैं, वो ज्वेलरी शॉप्स रात को 12:30, 1 बजे तक खुली, और 27,000 रुपए तोले का सोना हमने 50,000 रुपए तोले में खरीदा, क्योंकि हम पागल जनता है। हमें नहीं समझ में आया कि हुआ क्या। रात भर इंतजार करते रहे, एक दूसरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहे, और जब सुबह उठे, है ना, तो हमने सुबह न्यूज़पेपर जब उठाया, तो न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर लिखा था कि कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी का ये बयान है। उन्होंने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी का ये ऐतिहासिक फैसला एक तुगलकी फरमान है, और नरेंद्र मोदी जी ने ये साबित किया है कि वो आज के भारत के क्या हैं? पागल सुल्तान। मोदी जी की तुलना किससे कर दी गई? मोहम्मद बिन तुगलक से, और मोदी जी को भी पागल सुल्तान कहा गया, है ना। इसीलिए कहा गया क्योंकि जो नोटबंदी मोदी जी ने की रिसेंटली, वो एक बार अपने शासनकाल में मोहम्मद बिन तुगलक भी कर चुका था। इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सबसे ज्यादा विद्वान और पढ़ा लिखा सुल्तान था। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ अरेबियन एंड पर्शियन लैंग्वेज। ये अरबी और फारसी भाषा का महान विद्वान था। और सिर्फ अरबी फारसी भाषा ही नहीं, इसने और भी कई सारे सब्जेक्ट्स पर महारत हासिल की हुई थी। गणित, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र, तर्क शास्त्र, रीजनिंग, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, मेडिकल साइंस, चिकित्सा, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स पर महारत हासिल थी मोहम्मद बिन तुगलक को। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी था दिल्ली सल्तनत का। मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में
1333 ईस्वी में अ फेमस अफ्रीकन ट्रैवलर अराइव्ड इन इंडिया। इसके दरबार में एक प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री आया था जो आया था अफ्रीका के ही एक देश से जिसका नाम था मोरक्को। और इस अफ्रीकन ट्रैवलर का नाम था इब्न बतूता। मोरक्को से एक प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री जिसका नाम था इब्न बतूता, वो इसके दरबार में आया और इब्न बतूता से मिलकर मोहम्मद बिन तुगलक बेहद खुश हुआ क्योंकि इब्न बतूता पढ़ा लिखा था। इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को ही अपना काजी बना लिया या काजी नियुक्त कर लिया। काजी का मतलब है अ रिलीजियस जस्टिस, एक धार्मिक न्यायाधीश। और 8 साल तक इब्न बतूता काजी बनकर रहा मोहम्मद बिन तुगलक का। इसी इब्न बतूता ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम था रेहला। इसी ने लिखी थी रेहला नामक पुस्तक। और रेहला में इब्न बतूता ने ऐसा लिखा था कि पूरे के पूरे हिंदुस्तान पर मोहम्मद बिन तुगलक का अधिकार था केवल 3 जगहों को छोड़कर, जो थी कश्मीर, बलूचिस्तान और राजपुताना। सिर्फ ये 3 जगहें ये अपने अधिकार में नहीं ले पाया था, वरना पूरा का पूरा हिंदुस्तान मोहम्मद बिन तुगलक का था। इसीलिए क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य, सबसे बड़ा एम्पायर और सबसे बड़ी पेड आर्मी, वेतन प्राप्त करने वाली सबसे बड़ी सेना किस सुल्तान के पास थी? ही वॉज मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ही अपने शासनकाल में सबसे बड़ा एम्पायर और सबसे बड़ी सेना का मालिक हुआ करता था। और इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक में ही संसार का सबसे समृद्ध, है ना, शहर भी किसको बताया था? दिल्ली को। इन्होंने कहा था कि दिल्ली संसार के सबसे समृद्ध शहरों में से एक है, जो बहुत ही ज्यादा संपन्न और बहुत ही ज्यादा अमीर शहर हुआ करता था। और भारत और मोरक्को के बीच में व्यापार, ट्रेड का ही वर्णन किया है रेला में इब्न बतूता ने। ये एक अफ्रीकन ट्रैवलर था जिसने हमें कई सारी इंफॉर्मेशन दी है किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक और हिंदुस्तान के बारे में। इसके बाद एक और चीज याद रखेंगे, भारत में सबसे पहले सती सिस्टम को रोकने की कोशिश करने वाला भी कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। गुप्त काल से ही, गुप्ता पीरियड से ही हमारे देश में एक सिस्टम चल रहा था विच इज नोन एज सती सिस्टम, जिसमें महिला के पति की मृत्यु हो जाने के बाद उसके अंतिम संस्कार में उसी की चिता पर जिंदा उसकी पत्नी को भी जला दिया जाता था। इसी को सती सिस्टम या सती प्रथा कहा जाता था। इस सती प्रथा को रोकने की सबसे पहली कोशिश करने वाला भी मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करता था। अब हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, उन डिसीजंस के बारे में, जिसकी वजह से इतिहास में इसको क्या कहा गया? इनसेन सुल्तान या पागल सुल्तान। मोहम्मद बिन तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने रूलिंग पीरियड में ऐसे 5 एक्सपेरिमेंट्स किए, ऐसे 5 डिसीजंस लिए, जो जिसमें सबसे पहला डिसीजन था शिफ्टिंग द कैपिटल शिफ्टिंग द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी और दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में मंगोलों का 5वीं बार आक्रमण हुआ और मंगोल फ्रिक्वेंटली अटैक करने लगे दिल्ली सल्तनत पर लूट के उद्देश्य से। दूसरी प्रॉब्लम यह हुई कि मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में सबसे ज्यादा विद्रोह हुए दक्षिण भारत में। साउथ इंडिया में टोटल 27 रिवोल्ट्स और नॉर्थ इंडिया में 7 रिवोल्ट्स। कहने का मतलब 26 साल के शासनकाल में टोटल 34 विद्रोहों का सामना किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। बार बार दक्षिण भारत में विद्रोह होने लगे इसके रूलिंग पीरियड में, और ये बार बार दिल्ली से दक्षिण भारत, साउथ इंडिया जाने लगा उन रिवोल्ट्स को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन कई महीनों के मिशन के बाद जब वो उस रिवोल्ट को कंट्रोल करके वापस लौटता तो इतने में एक और रिवोल्ट होने की खबर आ जाया करती। उसके बाद फिर दोबारा ये दिल्ली से जाया करता साउथ इंडिया और फिर एक रिवोल्ट।
बार बार साउथ इंडिया में रिवोल्ट होने की वजह से परेशान हुआ मोहम्मद बिन तुगलक, और दूसरी परेशानी की वजह बन रहे थे मंगोलों के लगातार आक्रमण। इसीलिए मंगोलों के फ्रीक्वेंट अटैक्स से बचने के लिए और दक्षिण भारत के रिवोल्ट्स को कंट्रोल करने के लिए ही टुक अ डिसीजन, इसने एक डिसीजन लिया, एंड ही अनाउंस्ड टू शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी और दौलताबाद। और इसने घोषणा कर दी कि अब दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली नहीं, बल्कि दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र का देवगिरी या दौलताबाद होगी। लोगों को समझ में नहीं आया कि इसने ऐसा क्यों किया, और इसने फरमान जारी करवाया कि सारे के सारे लोग फटाफट दिल्ली से दौलताबाद पलायन कीजिए, वहां पर शिफ्ट हो जाइए। सड़ी गर्मियों के दिन थे, लोगों ने दिल्ली से दौलताबाद पलायन करना शुरू किया, और गर्मी के मारे ही, है ना, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई किसमें, इस शिफ्टिंग में। लेकिन जैसे ही दौलताबाद राजधानी लेकर पहुंचा, तो अब रिवोल्ट होने लगे कहां पर, नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में। इसीलिए इसको बहुत जल्दी रियलाइज हुआ कि दैट वाज अ रॉन्ग डिसीजन टेकन बाय हिम, ये गलत डिसीजन था, ये गलत एक्सपेरिमेंट हुआ। 2 साल तक राजधानी दौलताबाद रखी, लेकिन उसके बाद दोबारा वापस राजधानी कहाँ लेकर आनी पड़ी, दिल्ली। इसीलिए आपसे पूछा जाएगा, दिल्ली सल्तनत में राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाने वाला सुल्तान कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। He shifted his capital from Delhi to Devgiri or Daulatabad. Second decision was failure of Khurasan mission. खुरासान अभियान की विफलता। फेलियर ऑफ खुरासान मिशन और खुरासान अभियान की विफलता। मंगोलों के आक्रमण को बुरी तरीके से कंट्रोल करके पराजित किया मंगोलों को मोहम्मद बिन तुगलक की सेना ने। लेकिन जब इसने सिंध में मंगोलों को हराकर मंगोलिया वापस भेजा, तो इसने सैनिकों से कहा, ही डिसाइडेड टू अकम्प्लिश खुरासान मिशन। अफगानिस्तान में ही एक जगह थी जिसका नाम था खुरासान, और खुरासान पर ही अटैक करके वहां पर लूट करना चाहता था मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन सेना ने दिल्ली से खुरासान तक जाने के लिए मना कर दिया, और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी सेना को 1 साल का वेतन, 1 साल की सैलरी एडवांस में ही पे कर दी, और कहा, ये लीजिए 1 साल की सैलरी एडवांस में, और चलिए खुरासान अभियान पर। क्योंकि खुरासान को जीतकर वहां पर लूट करना बेहद जरूरी है, और अगर खुरासान जीत लिया तो उसके बाद पर्शिया, ईरान को भी जीतना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। 1 साल की सैलरी एडवांस में दे डाली, लेकिन जैसे ही खुरासान की तरफ बढ़ने शुरू किया सेना ने, तो पता चला खुरासान पर उज्बेकों ने अटैक करके वहां पर पहले ही लूट कर ली है। इसीलिए खुरासान अभियान पूरी तरीके से फेल हुआ, पूरी तरीके से विफल हुआ, और वापस लौट कर आ गया दिल्ली। लेकिन क्योंकि सेना को 1 साल का वेतन दे दिया था, इसीलिए आर्थिक तंगी आ गई, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए, और अब, है ना, इकोनॉमी डाउन हो गई किसकी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की। इसीलिए इसने घोषणा करवाई कि अब दोआब क्षेत्र के लोगों को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि इस आर्थिक नुकसान की भरपाई कहां से होगी, ज्यादा रेवेन्यू से। इंक्रीज इन टैक्स इन दोआब। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। दोआब क्षेत्रों में इसने कर वृद्धि कर दी। गंगा और यमुना का जो मैदानी भाग था, वहां के लोगों पर इसने टैक्स डबल कर दिया, जो कृषि पर देना होता था, और कहा कि अब यहाँ पर डबल टैक्स वसूला जाएगा। लेकिन बाई चांस उसी साल दोआब क्षेत्र में सूखा पड़ गया, और पैदावार उतनी भी नहीं हुई जितनी हमेशा हुआ करती थी। इसीलिए अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से गड्ढे में पहुंची, और जब अर्थव्यवस्था गड्ढे में पहुंची, तो उसी को कंपनसेट करने के लिए इसने सारे के सारे चांदी के सिक्के बंद करवा दिए, और कहा कि अब कल से चांदी के सिक्के नहीं चलेंगे, इसलिए सारे के सारे लोग चांदी के सिक्के जमा करवा दीजिए, ताकि चांदी को इकट्ठा किया जा सके। अब जो तांबे का सिक्का है जीतल, उसी की वैल्यू टंके के बराबर मानी जाएगी, उसी की वैल्यू चांदी के सिक्के के बराबर मानी जाएगी। और जीतल के स्थान पर अब क्या चलेगी, टोकन करेंसी, इशुइंग द टोकन करेंसी।
टोकन करेंसी या सांकेतिक मुद्रा। इसने टोकन करेंसी या सांकेतिक मुद्रा चलवाई जो ब्रॉन्ज की बनी थी, जो कांसे की बनी थी, और इसने घोषणा करवाई कि अब जीतल के स्थान पर ये टोकन करेंसी या सांकेतिक मुद्रा चलेगी और टंके के स्थान पर, है ना, अब जीतल ही चलवाए जाएंगे और जीतल की ही वैल्यू टंके के बराबर मानी जाएगी। लेकिन जैसे ही इसने ये टोकन करेंसी चलाई, दिल्ली की जनता को समझ में नहीं आया और लोगों ने अपने घरों के ही बर्तन तोड़ तोड़ कर ये सांकेतिक मुद्रा बनानी शुरू कर दी। गया था अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, लेकिन अर्थव्यवस्था और गड्ढे में आ गई। इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली का हर घर ही एक टकसाल हुआ करता था। लगभग हर घर में ही सिक्के बना करते थे। और इसका पांचवा मिशन था फेलियर ऑफ कराचिल मिशन। जो आज उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र है, जो माउंटेन हिल भाग है, माउंटेन पार्ट है, वही पहले कराचिल कहलाता था। और उसी कराचिल अभियान पर गया था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसमें ठंड के कारण इसकी लगभग आधी सेना मर गई थी, खत्म हो गई थी। इसी वजह से ये वाला डिसीजन भी पूरी तरीके से क्या हुआ, फेल हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक के ये 5 ऐसे डिसीजन थे, ये 5 ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे जो पूरी की पूरी तरीके से क्या हुए, फेल हुए। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक जब 1351 ईस्वी में सिंध में एक विद्रोह को नियंत्रित करने जा रहा था, तो रास्ते में अचानक से इसकी तबीयत बिगड़ी और सिंध पहुंचते ही इसकी डेथ हो गई। और सिंध पहुंचकर इसने अपने कजन, अपने चचेरे भाई को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। और 1351 में इसके मरने के बाद इसी का कजन, इसी का चचेरा भाई दिल्ली का अगला सुल्तान बना, जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। ब्रेक लीजिए, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अगला सुल्तान शुरू करेंगे, है ना, जो कौन है, फिरोज शाह तुगलक। कॉम्पिटिटिव हिस्ट्री के लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी? एनसीईआरटी की किताबें पढ़िए माय फ्रेंड। सबसे बढ़िया, है ना, जो है वो है एनसीईआरटी की किताबें। आप उन्हीं से सबसे बढ़िया चीज निकाल पाएंगे। मैं ब्रेक लेता हूँ थोड़ी देर, अब मैं थक चुका हूँ यार। मैं थोड़ी देर में आता हूँ और फिर हम कंटिन्यू करते हैं।
हाँ जी, वेलकम बैक। आवाज आ रही है बिल्कुल साफ साफ। हाँ जी, जरा मैं देख लेता हूँ क्या क्या लिख कर भेजा है आपने। नहीं तो फिर कोई मुझसे कहेगा कि आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। वाई आर यू इग्नोरिंग मी? अभिषेक भारद्वाज, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच डियर अभिषेक भारद्वाज। जिंदगी से 1 साल कम हो गया और आप मुझे विश कर रहे हुए हैं। जीवन से 1 साल और कम हो चुका है और आप मुझे हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं। आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा दीजिए जीएस के। नहीं यार, ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सारे सब्जेक्ट्स मैं कैसे पढ़ाऊंगा? बोर हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। इतना फेलियर के बाद भी 26 साल रूल कैसे किया भाई? 26 साल रूल करना ही था, सबसे बड़ा साम्राज्य था उसके पास। हाँ चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अगले सुल्तान के बारे में बात करते हैं। तुगलक डायनेस्टी फिनिश करनी है आज। अभी फिरोज शाह तुगलक बाकी है। सो नाइस ऑफ यू एतिका जैन जी, है ना। और आपका ये नुस्खा जो है, इसको मैं जरूर अपनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड कंसर्न टू मी। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने मेरे को बताया। वसाखा मधु इन हॉट वाटर, ओके। एंड सतोपलादी चूरन विद हनी। यार ये मिलेगा कहाँ से? आप ये भी जरा मेरे को बता दीजिएगा एतिका जैन जी। ठीक है, आप मुझे मैसेज करके जरूर बताइएगा कि ये कहाँ से मिलेगा। मैं डेफिनेटली इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। सर क्या कोई और इतना इंटेलिजेंट रूलर आया है इंडियन हिस्ट्री में? हाँ बिल्कुल आएगा, औरंगजेब हम पढ़ेंगे। मुगलों में सबसे ज्यादा विद्वान, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और डिसिप्लिन्ड आदमी औरंगजेब था। वो हम मुगल काल में पढ़ेंगे। दीवाने अमीर को, दीवाने को ही होगा। दीवाने को ही। बेसिकली वो सिंचाई विभाग हुआ करता था। एथिका, आयुर्वेदिक मेडिसिन, गुड किरियाना स्टोर एज वेल, ओके। ठीक है, आप एक काम कीजिए, यहाँ से तो ये फ्लैश आउट हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे ये जरूर लिख के भेजिएगा, है ना। जो ये दवाई का नाम है जो आप आयुर्वेदिक बता रहे हैं, मेरे को लिख के जरूर भेजिएगा। इससे मैं जवान हो जाऊंगा, एथिका, ये बात पक्की है। ठीक है, बुढ़ापा कम हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। एज भी बढ़ जाएगी। कम तो नहीं हो सकती लेकिन बढ़ सकती है ना। गयासुद्दीन तुगलक का टॉम्ब दिल्ली में तुगलकाबाद में है, रोशन कुमार जी। तुगलक की आर्मी अलाउद्दीन से कितनी बड़ी थी? एक्चुअली हमारे पास डेटा तो नहीं है, नंबर तो नहीं है, बट डेफिनेटली ही हैड बिगर आर्मी देन अलाउद्दीन खिलजी। अभिषेक भारद्वाज, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर सबको दे चुका हूँ ऑलरेडी। मैं
कई क्लासेस में अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर चुका हूँ। आप में से काफी सारे लोगों के मेरे पास मैसेज भी आते हैं, आज भी आ रहे हैं सुबह से। ठीक है ना, तो वो सब आ चुके हैं। मुकेश कुमार, बिल्कुल सही बात है, मोहम्मद बिन तुगलक के ही कंटेम्परेरी, इसी के शासनकाल में विजयनगर एम्पायर शुरू हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक जब दिल्ली का सुल्तान था, उसी टाइम पर विजयनगर में, है ना, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य शुरू हुए थे साउथ में। व्हाट वाज कराचिल मिशन? बेसिकली कराचिल पर अधिकार करना चाहता था मोहम्मद बिन तुगलक। कराचिल जो है वो उत्तराखंड का, है ना, जो आज कुमाऊं और रानीखेत पार्ट है उत्तराखंड का, वही पहले कराचिल कहलाता था। वहीं पर गया था ये लेकर अपनी आर्मी को। हरिओम गुर्जर, हमें भी बता दो, हम अपने बाबा के लिए ले आएंगे। अबे बाबा को हुक्का पिला, बाबा हुक्का पीने से खुश रहते हैं। चोल डायनेस्टी, चोल डायनेस्टी को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चोल डायनेस्टी में सिर्फ आपको जो चोल डायनेस्टी में, है ना, बने हुए मंदिर हैं और जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, बस उनके नाम याद करने हैं और वो किस रूलर ने बनवाए हैं, ये सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है। चोल वंश पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंशियंट इंडिया का ग्रेटेस्ट रूलर समुद्रगुप्त या अशोक? डेफिनेटली अशोक, बिकॉज अशोका इज नोन एज अशोका द ग्रेट, बट समुद्रगुप्त, है ना, इज was only a Chakravartin Samrat. Please share your WhatsApp number. Okay, note down my WhatsApp number. नोट कर लीजिए मेरा WhatsApp नंबर 9873171837। इट्स 9873171837। हाँ जी मुकेश कुमार जी, जो तैमूर है वो तुगलक के ही शासनकाल में आएगा। अभी हम बात करेंगे तैमूर के बारे में। ठीक है, आई होप यू नोटेड माई नंबर 9873171837। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, दिस इज माई यूनिवर्सल नंबर। एक ही नंबर है, आपको कॉल करना हो, मैसेज करना हो, वो आप इसी नंबर पर कर सकते हैं। हाँ जी, सीजीएल एसएससी सीजीएल 2017 पर स्टे लग चुका है और पूरे के पूरे चांसेस हैं कि वो अब दोबारा होंगे। अजंता और एलोरा, अजंता और एलोरा के बारे में क्या जानना चाहते हैं? सिर्फ क्वेश्चन आएगा कि अजंता और एलोरा की गुफाएं, है ना, किन शासकों ने बनवाई थी? तो वो हम सब जानते हैं, राष्ट्रकूटों ने बनवाई थी अजंता और एलोरा, जिसमें गुफा नंबर 16th 17th और 19th गुप्ता पीरियड में बनी थी, गुप्त काल के है वो। अजंता एलोरा कोई टॉपिक नहीं है अलग से पढ़ने के लिए। हाँ, मेरा फेसबुक अकाउंट अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि मेरे को बहुत सारे शौक हैं। ठीक है, और मैं बहुत, है ना, लाइवली अपने जीवन को जीता हूँ और मैं बिल्कुल भी मायूस और टेंशन में नहीं आता हूँ कभी भी। मैं हमेशा मस्ती रहता हूँ। और काफी सारी चीजें हैं जो लाइफ में मैं कर चुका हूँ, जो मैं करता रहता हूँ, जिनसे मेरे को खुशी मिलती है, जिसमें सबसे, है ना, इम्पोर्टेंट चीज है म्यूजिक, संगीत। आई एम अ बिग म्यूजिक लवर और म्यूजिक इज माय फर्स्ट लव एंड हिस्ट्री इज द सेकंड। मेरा पहला प्यार संगीत ही है, इतिहास दूसरा प्यार। चलिए जी, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। बहुत हो गया रेस्ट, है ना।
सर एक गाना प्लीज। आज टीचर्स डे है, मना मत कीजिए। ओ माय गॉड। यार एक्चुअली पता है क्या है, मुझे गाना गाने में ना बेहद मजा आता अगर आप सारे के सारे लोग सामने बैठे होते तो, है ना। बट अभी तो सामने कोई बैठा ही नहीं है, तो मैं गाना कैसे गाऊं और किसके लिए गाऊं, ये तो बताइए, है ना। अदरवाइज मैं बिल्कुल, है ना, मैं बिल्कुल आपको गाना जरूर सुना देता। और मैं मतलब मेरा शौक है म्यूजिक, मेरे को सुनने का ज्यादा शौक है, गाने का बहुत ज्यादा शौक नहीं है। ठीक है, अगर गाने का भी बहुत ज्यादा शौक होता तो फिर बात ही क्या थी। अवंतिका सर, प्लीज सिंग अ सॉन्ग फॉर स्टूडेंट्स इफ यू डोंट माइंड। सर हम आपके दिल में, हाँ बिल्कुल, आप सारे के सारे लोग मेरे दिल में हैं और हमेशा रहते हैं। नमन प्रताप सिंह कह रहे हैं मेरे लिए गा दीजिए। मेरे लिए तो पूरा इतिहास रच देंगे हम। मैम के लिए, अच्छा मैम के लिए। अच्छा मुझे बताएं कौन सा गाना सुनने के इच्छुक रहेंगे। ठीक है, मैं थोड़ी सी दो लाइन आपको सुनाता हूँ क्योंकि आप बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप फटाफट से मेरे को बताएं आप कौन सा गाना सुनेंगे। ओल्ड नंबर और अ न्यू नंबर, बस इतनी सी बात बता दीजिए, फिर मैं छोटा सा, मैं थोड़ा सा आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। ओल्ड नंबर और अ न्यू नंबर, जो भी आपको अच्छा लगता हो मेरे रश के कमर। चलिए मैं थोड़ा सा गाने की कोशिश करता हूँ, किशोर कुमार का गाना है। ठीक है, हम सब जानते हैं किशोर दा को, वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स वी हैड इन बॉलीवुड, किशोर कुमार। तो मैं किशोर कुमार का ही एक ओल्ड नंबर, है ना, आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ। हम्म, पड़ोसन मूवी का गाना है, हम सब जानते हैं, हम सब ने पड़ोसन मूवी देखी है, सुनील दत्त, है ना। और हम सुनील दत्त की कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। नहीं, मैं बताना नहीं चाहता हूँ कि मेरे दिल में क्या है। स्टार्ट क्लास, क्लास को स्टार्ट हुए कुछ सेशंस हो गए मुनीष सिंह जी। आप पिछली जो वीडियोस हैं, जो पिछले सेशंस हैं, वो एक बारी आप देख लीजिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कितने सेशंस हो चुके हैं पास्ट में। चलिए मैं थोड़ा सा आपको किशोर कुमार का गाना सुनाता हूँ, फिर हम फिरोज शाह तुगलक इज वेटिंग फॉर अस, हमें फिरोज शाह तुगलक के बारे में भी बात करनी है। हम्म। कहना है, कहना है, कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार, हो तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे, प्यार प्यार प्यार। कहना है, कहना है, कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार, हो तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे, प्यार प्यार प्यार। दिल में कहने वाली और भी है प्यारी बातें, सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें, आज मगर बस इतना ही करना है इकरार, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे, प्यार प्यार प्यार। कहना है, कहना है, कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार, हो तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे, प्यार प्यार प्यार। दैट्स ऑल जी।
सर आपको भी इंडियन आइडल में जाना चाहिए, अभिषेक भारद्वाज। मैं इंडियन आइडल में 2 बार जा चुका हूँ, थिएटर राउंड तक। मैं थिएटर राउंड तक क्वालिफाई कर चुका हूँ इंडियन आइडल में 2 बार। मैं 2 बार जा चुका हूँ इंडियन आइडल में, है ना। मैं, है ना, अपने बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन है ना, मैं बहुत सारी चीजें हैं जो कर चुका हूँ और जो मैं करता रहता हूँ। हाँ सर जी, मस्त गाते हैं आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़े। फिरोशा तुगलक इज वेटिंग फॉर अस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सुल्तान इज फिरोज शाह तुगलक। 1351 से लेकर 1388 तक दिल्ली का अगला सुल्तान बना फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अगर आपको और गाने सुनने हैं ना, तो आप मुझे मैसेज करेंगे ना जब व्हाट्सएप पे, ठीक है, तो मैं आपको रिप्लाई करके कुछ ट्रैक्स भेजूंगा अपने। आप, है ना, उसमें सुन लीजिएगा। नहीं तो यूट्यूब पे भी कई सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप यूट्यूब पे से भी सुन सकते हैं, है ना। हाँ, लेकिन मैं इतना बड़ा सिंगर नहीं हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ शौक के लिए गाता हूँ। दिस इज नॉट माई प्रोफेशन, दिस इज एक्चुअली, है ना, माई हैबिट, और यू कैन से माई इंटरेस्ट, माई पर्सनल इंटरेस्ट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद उसी का चचेरा भाई, उसी का कजन, दिल्ली का अगला सुल्तान बना, जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा काइंड, सबसे ज्यादा परोपकारी सुल्तान कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक। व्हाट्सएप नंबर मैं दे चुका हूँ रंजन कुमार जी, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा काइंड और सबसे ज्यादा परोपकारी सुल्तान माना जाता है फिरोज शाह तुगलक को। दिल्ली की अपनी जनता के लिए नेक काम करवाने वाला, उनके रिफॉर्म्स, उनके भलाई में काम करवाने वाला ही सुल्तान हुआ फिरोज शाह तुगलक। और नेचर में बिल्कुल अकबर की तरह था, जैसा मुगल काल में अकबर हुआ करता था। और क्योंकि कई सारी सिमिलैरिटीज थी अकबर और फिरोज शाह तुगलक में, इसीलिए इतिहासकार एलिफेंस्टीन ने जब फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ा तो कई सारी चीजें सिमिलर लगी अकबर से। इसीलिए फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है सल्तनत काल का अकबर। ही इज नोन एज अकबर ऑफ सल्तनत पीरियड। ये कहलाता है सल्तनत काल का अकबर, क्योंकि इसकी तुलना अकबर से की गई है। लेकिन जहां ये पॉलिटिकली अकबर की तरह था, वहीं दूसरी तरफ अगर धार्मिक तौर पर बात की जाए, रिलीजियसली बात की जाए, तो ही वॉज जस्ट लाइक औरंगजेब। इसकी औरंगजेब से तुलना की गई है धार्मिक तौर पर, कि धर्म के मामले में औरंगजेब से भी ज्यादा कट्टर था। और औरंगजेब की ही तरह इसने भी हिंदू मंदिरों को नष्ट करवाया था, हिंदुइज्म को डिस्ट्रॉय करवाया था अपने रूलिंग पीरियड में। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में 6 शहर बसाए। ही फाउंडेड 6 cities इन हिज रूलिंग पीरियड। और ये 6 शहर थे: हरियाणा का हिसार, जिसको बसाया गया था फिरोजा के नाम से, हरियाणा का ही फतेहाबाद, अपने ही बेटे फतेह खान के नाम पर, अपने ही बेटे फतेह खान के नाम पर इसने इस जगह का नाम रखा था फतेहाबाद। तीसरा शहर शहर पंजाब का फिरोजपुर। चौथा शहर दिल्ली का फिरोज शाह कोटला। पांचवा शहर उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लास सिटी, भारत की कांच नगरी कहते हैं फिरोजाबाद को। और छठा शहर था उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश का जौनपुर, जो इसने जौना खान के नाम पर बसाया था। ये 6 शहर थे जो फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में बसाए थे। वीडियो नहीं चल रही है, इस वीडियो नॉट वर्किंग।
वीडियो क्लियर है या नहीं प्लीज बताइए। पूजा कौर। फिरोजाबाद बहुत पॉल्यूटेड है सर। हाँ बिल्कुल, पॉल्यूटेड तो सारी सिटीज है हमारी। वीडियो क्लियर है प्लीज बताएं मुझे। पूजा कौर, इज वीडियो क्लियर नाउ? फाइन, ओके, ठीक है, वर्किंग। अब ये 6 शहर थे जो फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में बसाए थे। सिंचाई के लिए सबसे पहले नहरें तो गयासुद्दीन तुगलक ने ही बनवा दी थी, लेकिन सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा नहरें बनवाने वाला सुल्तान भी कौन हुआ? फिरोज शाह तुगलक। इसी ने अपने शासनकाल में सबसे ज्यादा सिंचाई के लिए नहरें बनवाई थी। भारत में सती प्रथा को सबसे पहले बैन करने वाला सुल्तान भी कौन माना जाता है? फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को रोकने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन वो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा नहीं पाया था, क्योंकि सती प्रथा को सबसे पहले प्रतिबंधित करने वाला सुल्तान हुआ फिरोज शाह तुगलक। ही डिस्ट्रॉयड जगन्नाथ टेम्पल एंड लूटेड ज्वालामुखी टेम्पल। इसने जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करवाया और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर को लूटा। वहां से कुछ पुराकृत के दस्तावेज लूट कर इसने उनको जला दिया था। और आपसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछेंगे कि बताइए, भारत में ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला सुल्तान कौन था? ही वॉज फिरोज शाह तुगलक ओनली। ही अप्लाइड जजिया ऑन ब्राह्मण्स एज वेल। इसी ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया। ही अप्लाइड जजिया ऑन ब्राह्मण्स एज वेल। इसी ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया, जो अभी तक ब्राह्मणों पर नहीं लगाया जाता था। भारत में सबसे पुराने अभिलेख अशोक के अभिलेख माने जाते हैं। अशोक के 14 शिलालेख हैं और 7 स्तंभ, 7 पिलर्स। अशोक के ही 2 पिलर्स को इसने दिल्ली शिफ्ट करवाया था। एक था टोपरा पिलर जो अंबाला से प्राप्त हुआ था, और एक था मेरठ स्तंभ लेख जो प्राप्त हुआ था मेरठ से। इन दोनों पिलर्स को अपने ही शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक ने अंबाला और मेरठ से दिल्ली स्थानांतरित करवाया था, और ये दोनों ही पिलर प्रेजेंटली कहां पर हैं? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित हैं, जो अशोक के पिलर्स थे या अशोक के स्तंभ थे। हाँ जी, जजिया नॉन मुस्लिम्स पर लगता था, लेकिन पहले है ना उसमें एग्जेम्प्टेड हुआ करते थे ब्राह्मण्स। वो पहले ब्राह्मणों पर नहीं लगता था, लेकिन ब्राह्मणों पर भी अप्लाई कर दिया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने ही अपने शासनकाल में 2 विभाग बनाए थे। एक डिपार्टमेंट जहां पर इकोनॉमिक हेल्प दी जाती थी सिटीजन्स को, जहां पर लोगों को आर्थिक मदद दी जाती थी, इस विभाग को कहा जाता था दीवाने खैरात। दीवाने खैरात वो विभाग हुआ करता था जहां पर लोगों को खैरात बांटी जाती थी, उन्हें आर्थिक मदद दी जाती थी। एंड ही ऑल्सो फाउंडेड अ हॉस्पिटल, और इसने एक चिकित्सालय भी बनवाया था जो कहलाता था दार उल शिफा। इसने दारुल शिफा नाम का एक हॉस्पिटल, एक चिकित्सालय भी स्थापित करवाया था। इसके अलावा अपने ही रूलिंग पीरियड में फिरोज शाह तुगलक रिकंस्ट्रक्टेड द 4th एंड द 5th स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की चौथी और पांचवी मंजिल लाइटनिंग के कारण, बिजली गिरने के कारण नष्ट हो गई थी, और उसी को रिकंस्ट्रक्ट करवाने वाला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक अपने शासनकाल में। इसी ने रिकंस्ट्रक्शन करवाई थी कुतुब मीनार की, उसको रेनोवेट करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने ही सबसे पहले सैनिक के पद को अनुवांशिक किया था। ही मेड द पोस्ट ऑफ अ सोल्जर हेरिडिटिकल। इसने घोषणा करवाई थी कि अगर इसके शासनकाल में कोई भी व्यक्ति, कोई भी सैनिक रिटायर होता है और वो अपने घर में अकेला व्यक्ति है कमाने वाला, तो उसके स्थान पर उसका बेटा भी आकर क्या बन सकता है? सैनिक बन सकता है, ताकि उसकी सैलरी एज इट इज उसके घर पर जाती रहे और उसे आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े। ये सारे के सारे काम करवाने वाला था फिरोज शाह तुगलक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन ध्यान रखेंगे सल्तनत काल का अकबर इसको कहते हैं। और फिरोज शाह तुगलक रूल्ड फ्रॉम 1351 टू 1388 इन दिल्ली सल्तनत। फिरोज शाह तुगलक की डेथ के बाद, फिरोज शाह तुगलक के मरने के बाद दिल्ली सल्तनत में अनस्टेबिलिटी आई, अस्थिरता आई, और अगले 6 सालों में
दिल्ली के सिंहासन पर 5 अयोग्य सुल्तान आकर बैठे, जो बिल्कुल भी योग्य नहीं थे, कैपेबल नहीं थे। लेकिन आपको नाम ध्यान रखना है, लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत जो हुआ, नसीरुद्दीन महमूद। तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान हुआ नसीरुद्दीन महमूद फ्रॉम 1394 टू 1414। 1394 से 1414 ईस्वी तक दिल्ली का अगला सुल्तान, तुगलक वंश का लास्ट सुल्तान बना नसीरुद्दीन महमूद। और नसीरुद्दीन इसी नसीरुद्दीन महमूद के ही शासनकाल में 1398 में हुआ इन्वेजन ऑफ तैमूर। Invasion of Timur. Basically, Timur was from समरकंद टर्की। तुर्की में ही एक जगह हुआ करती थी जिसका नाम था समरकंद। उसी समरकंद में रूल किया करता था तैमूर नाम का एक शासक। पैर से लंगड़ा था, एक पैर खराब था, इसीलिए इतिहास में तैमूर लंग के नाम से प्रसिद्ध है ये शासक। और ये नसीरुद्दीन महमूद के ही रूलिंग पीरियड में हिंदुस्तान आया था और लगभग 1 लाख लोगों का कत्ल करके और हिंदुस्तान में लूट करके वापस लौटा था। कौन? तैमूर। यही कारण है जब करीना कपूर ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा तो इस बात से काफी सारे लोगों को आपत्ति हुई और सबने, है ना, काफी सारे लोगों ने सोशल मीडिया में ट्वीट, है ना, किया और कहा, है ना, कि तैमूर नाम नहीं रखना चाहिए था करीना कपूर को अपने बेटे का। बट दैट वाज देयर पर्सनल राइट, देयर पर्सनल इंटरेस्ट। वो जो नाम चाहे रखना वो रख सकते हैं। लेकिन बेसिकली तैमूर वाज अ टर्किश इन्वेडर जो हिंदुस्तान में आया था नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। और तैमूर ने नसीरुद्दीन महमूद के ही एक मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था खिज्र खान। नसीरुद्दीन महमूद का ही एक मिनिस्टर था, एक मंत्री था जिसका नाम था खिज्र खान। खिज्र खान की ही मदद से तैमूर ने पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया पर अधिकार कर लिया था। लेकिन तैमूर को यहाँ पर रुकना नहीं था, ना ही यहाँ पर रूल करना था। वो तो सिर्फ लूट करने के उद्देश्य से आया था। इसीलिए ही लूटेड द एंटायर नॉर्थ इंडिया एंड रिटर्न्ड टू समरकंद टर्की। लेकिन तैमूर का ही एक और वंशज, तैमूर का ही एक और सक्सेसर हिंदुस्तान आएगा और हिंदुस्तान के सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना करेगा जिसको हम मुगल साम्राज्य कहेंगे। क्योंकि जो बाबर था वो तैमूर का ही क्या था? 5वां वंशज था और चंगेज खान का 14वां वंशज था। अपने पितृपक्ष से, पिता की तरफ से बाबर वॉज द फिफ्थ सक्सेसर ऑफ तैमूर एंड फ्रॉम हिज मैटरनल साइड, अपने मातृ पक्ष से ही वॉज 14th सक्सेसर ऑफ गेंगिस खान या चंगेज खान। तो ये था दोस्तों तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश। कहानी यहीं पर खत्म करेंगे। ठीक है, कोई सवाल, कोई गिला शिकवा है तो फटाफट से लिख के भेजिए। बाकी रुखसत करते हैं। एक बार फिर से सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, मौज मस्ती करते रहिए, जीवन कलर में, है ना, अपना कलरफुल बना कर रखिए। और बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, कहानी को आगे बढ़ाएंगे। कोई सवाल सवाल पूछना हो, कोई गिला शिकवा हो तो फटाफट से बता दीजिए। तुरंत, है ना, 2 मिनट के अंदर सारे गिले शिकवे दूर कर दिए जाएंगे। उसके बाद रुखसत होने का समय, उसके बाद हम रुखसत करेंगे, उसके बाद चलेंगे भैया। आह
फिरोजाबाद, मैंने कहा था जो फिरोजाबाद है वो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, उत्तर प्रदेश में है फिरोजाबाद, जो चूड़ियों और कांच के सामान के लिए फेमस है, इसीलिए उसको ग्लास सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत की कांच नगरी। आधा और बिक, है ना, जो कॉइन्स थे वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि शॉर्टर फॉर्म थे जीतल के ही, जीतल के ही जो शॉर्टर फॉर्म थे, शॉर्टर फॉर्म्स कॉइन्स थे, वही आधा और बिक कहलाते थे। नहीं, तैमूर लंग जो था, रंजन कुमार जी, वो सोमनाथ तक नहीं पहुंचा था। अमित कुमार चौधरी, कुछ आइडिया दीजिए, घर का काम और पढ़ाई दोनों, घर का क्या काम करते हैं पहले तो आप ये बताइए मुझे। दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान भी एक विभाग हुआ करता था मुकेश कुमार जी, है ना, वो अलाउद्दीन खिलजी का ही एक विभाग हुआ करता था। और जो तुगलक के टाइम पर भी जो दीवाने बंदगान है ना, ये बेसिकली खिलजीज के टाइम से ही विभाग चल रहा था। इवन दिल्ली सल्तनत के शुरू होने से ही दीवाने बंदगान बंदगान विभाग चल रहा था, पहले से ही था ये। जियाउद्दीन बर्नी, हाँ जी बिल्कुल, वो भी इसी का था। फुतवात फिरोज शाही, वो इसकी बायोग्राफी है। बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी नहीं है, वो बायोग्राफी है। हाँ, चलिए रुखसत होते हैं, आज के लिए इतना ही काफी है। कहानी को यहीं पर समाप्त करेंगे और अगली बार यहीं से शुरू करेंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय टू ऑल ऑफ यू।